स्वागत है आपका नित्या क्लासेज जकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 9। कौन सा मॉडल पेपर पढ़ेंगे? मॉडल पेपर नंबर 9 हिंदी साहित्य का जो पेपर है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। लगातार किया गया प्रयास अवश्य सफलता दिलाता है। तो आप लोग लगातार प्रयास करें। और आज हम केवल रोजाना ही हम जो पढ़ रहे हैं उसी क्रम में हम पढ़ेंगे। 12 प्रश्न तो हम ऑब्जेक्टिव लेंगे और 6 प्रश्न रिक्त स्थान वाले लेंगे। आज क्लास लाइव नहीं रहेगी, कारण ये है 2 दिन तक मैं जो है रिकॉर्डेड ही क्लासें डालूंगा। मेरे पास मोबाइल नहीं है इस कारण, क्योंकि एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिए और वो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है ना। तो आप ऐसा करना, 2 दिन जो है रिकॉर्डेड क्लासें मैं 9 बजे रोजाना डालूंगा। आप लोग 9 बजे बिल्कुल क्लास आपको मिलेगी रोजाना। कितनी बजे? रात की 9 बजे, बिल्कुल वो का वही क्रम रहेगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, संवदिया किसे कहा जाता है? हम 4 प्रश्न देख लेंगे, एक साथ 4 प्रश्न देखेंगे। हाँ बिल्कुल 4 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, हाँ 4 या 3 जो भी कर पाते हैं देखते हैं। देखिए, संवदिया किसे कहा जाता है? अब देखिए, ए में है डाकिया, बी में है संदेशवाहक, सी में है बहुरिया को, डी में है मोदियाइन को। तो संदेशवाहक को क्या कहा जाता है? संवदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवदिया कहा जाता है। ठीक है। और आपको इतना पता भी होना चाहिए कि हमारे पाठ की जो शब्दावली है वही शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। और अगर आप परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ये ना देखें कि सर डाकिया को भी तो कहते हैं, हाँ भाई कहते हैं, लेकिन पाठ में जो शब्दावली यूज की गई है, पाठ में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वही शब्दावली आप ले, मन मर्जी से न करें। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, गांधी नेहरू और यासिर अराफात पाठ किस शैली में लिखा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये पाठ कौन सी शैली में लिखा गया है? तो भाई साहब ये जो पाठ है संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला, संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। ये पाठ कौन सी शैली में लिखा गया है? संस्मरणात्मक शैली में, मतलब संस्मरण में लिखा गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा क्यों कहा है? कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा क्यों कहा है? अब यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है व्यक्ति के अहम भाव के कारण, बी में है दीप जलने के कारण, सी में है दीप से शक्ति उत्पन्न होने के कारण, और डी में है राष्ट्रहित के कारण। तो यहाँ जो है आप सही आंसर स्वीकार करेंगे ए वाला, व्यक्ति के अहम भाव के कारण। किसके कारण? व्यक्ति के अहम भाव के कारण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4, नागमती अगहन मास में, कौन? नागमती अगहन के मास में, महीने में अपने प्रिय को संदेश किससे भिजवाती है? ए में है कबूतर से, बी में है बोरे से, सी में है कौवे से, और डी में है विकल्प अ और भ से। अब आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। आप जानते कबूतर का तो कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया था, तो कबूतर को तो आप काट दो। अब बात आती है भौरे की, तो भौरा भी आया था और कौवा भी आया था। इसका मतलब सही आंसर आप स्वीकार करेंगे डी वाला। कौन सा स्वीकार करेंगे? डी वाला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। सूरदास की पोटली में कितने रुपये थे? अब यहाँ जो है आपके पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4। भाई साहब कहते हैं ना कि जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़ों की दुकान पर आप देखते हैं कि एक पेंट बताने पर व्यक्ति वही पसंद कर लेता है, परंतु उसके आगे ज्यादा पेंटें रख दी जाती है। जैसे 10, 15, 50, 60 अलग अलग वेराइटी की जब रखी जाती है
तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ 4 ऑप्शन देखकर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। देखिएगा, ए में है 1000 रुपये, बी में है 500 रुपये से ऊपर, सी में है 100 रुपये और डी में है 500 रुपये। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? तो 500 रुपये से ऊपर, कितने रुपये से? 500 रुपये से ऊपर। यहाँ आप आंसर स्वीकार करेंगे ब वाला। कौन सा स्वीकार करेंगे? ब वाला। अगला देखते हैं, पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसा प्रदर्शित किया गया है? पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसा प्रदर्शित किया गया है? ए में है प्राकृतिक संपदा से समृद्ध, बी में है उजाड़, सी में है विकसित प्रदेश के रूप में और डी में है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। अब आप बताइए कौन सा आना चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ प्राकृतिक संपदा से समृद्ध बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल 6 में प्राकृतिक संपदा से समृद्ध बताया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। रुपयों से भरी पोटली चुराने की बात स्वीकार करता है। रुपयों से भरी पोटली चुराने की बात स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है? ए में है सुबागी, बी में है मिठुआ, सी में है जगदर और डी में है बेरो। तो कौन स्वीकार करता है? बेरो। तो यहाँ आप सही आंसर स्वीकार करेंगे डी वाला। 7 में कौन सा स्वीकार करेंगे? डी वाला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, कितने इंच पानी फसलों के लिए पर्याप्त होता है? कितने इंच पानी फसलों के लिए पर्याप्त होता है? अब यहाँ दे रखा है 50 इंच, 100 इंच, 15 इंच और 75 इंच। अब यहाँ सही आंसर यदि हम स्वीकार करेंगे तो 50 इंच नहीं आएगा, 100 इंच भी नहीं आएगा और 75 भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? 15 इंच। ठीक है, तो यहाँ सही स्वीकार करेंगे स वाला। देखिए, पहली बात तो ये, स्मार्ट स्टडी सीखिए। हार्ड वर्क सफलता नहीं दिलाता है, स्मार्ट स्टडी सफलता दिलाती है। और जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो वास्तव में मंजिल की ओर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, नाटक के लिए अनिवार्य तत्व की संख्या है। मतलब नाटक के लिए अनिवार्य तत्व की संख्या, अनिवार्य जो तत्व है उनकी संख्या। पहली बात आप ढंग से सुनना, तत्व पूछा गया है। एक बात ध्यान से सुन लेना, तत्व पूछा गया है ना। कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तत्व की संख्या पूछी जाए तो यहाँ सही आंसर आएगा 4। अगर तत्व की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा 4। हाँ, तत्व की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। नाटक के लिए अनिवार्य तत्व की संख्या कितनी है? तो यहाँ आंसर आएगा 4। प्रश्न को समझना है। देखिए, प्रश्न कई तरह के होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि प्रश्न कई तरह के होते हैं। आगे बात समझ। अगर प्रश्न की लैंग्वेज कर दे, लैंग्वेज चेंज कर दे तो फिर अलग आएगा। अगर हम अंक की बात करें, अगर हम अंक की बात करें, जैसे मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, अंक की बात करें, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 3। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि हम लैंग्वेज में चेंज करें, अगर हम अंक की बात करें, ये प्रश्न मेरी दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आधे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। अगर अंक की बात करें तो 3 है और तत्व की अगर बात हम करें तो कितने आने चाहिए? 4। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, एक साथ देख लेते हैं इनको, तो तीनों को। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 10, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है? ए में है लेखन की शैलियों से परिचित होना, बी में है सूचनाओं का ज्ञान होना और सी में है अच्छे संवाददाताओं का होना, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? आप लोगों के हिसाब से क्या आना चाहिए? तो भाई यहां सही आंसर यदि हम देखें तो यह आना चाहिए 10 में ए वाला, लेखन की शैलियों से परिचित होना। सही आंसर आपका आएगा ए वाला। कौन सा आएगा? ए वाला, लेखन की शैलियों से परिचित होना। बिल्कुल ठीक है। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है? विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है?
ए में है तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर, बी में है कल्पना और भावों पर, सी में है विचारों और विश्लेषण पर, और डी में है उपरोक्त सभी पर। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए भाई? देखो सोच अलग अलग होती है, बहुत सारे बच्चे मन में आए जो ही दे देते हैं। तो यहां सही आंसर आप स्वीकार करें ए वाला। कौन सा स्वीकार करें? ए वाला, तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है? तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। चलें आगे, प्रश्न नंबर 12वां देखिएगा। समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? समाचार पत्र जो होते हैं समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? क्या दायित्व निभाते हैं? ए में देखिएगा पाठकों को सूचना देना, बी में है जागरूक और शिक्षित करना, सी में है मनोरंजन करना। समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? तो पाठकों को सूचना भी देते हैं, जागरूक भी करते हैं, मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब यहाँ आएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा आएगा? डी वाला। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की ओर, और आपके पास रिक्त स्थान वाले 6 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 6। तो करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। काव्य रचना में प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना, काव्य रचना में प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? काव्य रचना में प्रतिकूल अवस्था में, काव्य रचना में प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अर्थ दोष। प्रतिकूल जानते हैं ना, विपरीत, अनुकूल की नहीं कह रहा हो, प्रतिकूल कह रहा है। तो प्रतिकूल कह रहा है, तो यहां कौन सा दोष आना चाहिए? अर्थ दोष। बिल्कुल सही है, अर्थ दोष यहां आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। गण होते हैं, अब आप लोग जानते हैं गण का एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो यमाता राज भान सलगा, यमाता। अब गण कितने हैं? 8 है, तो यहां सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 8। गण कितने होते हैं? 8। और गण का सूत्र इतना सीधा है, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। चले, बिल्कुल। तो गण के कितने होते हैं भाई? सॉरी, गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 प्रश्न हम कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। काव्य के सादगी, असलियत तथा जोश नामक गुण, जोश नामक गुण कौन सा? सॉरी, काव्य में के सादगी, असलियत तथा जोश नामक गुण ने बताए हैं। किसने बताए हैं भाई साहब? ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताए हैं। किसने बताए? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने बताए हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो मैं 2 प्रश्न आपको करवा चुका हूं। तीसरे प्रश्न को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। तो तीसरे प्रश्न का आंसर यदि हम देखें तो यह आएगा, सॉरी, तीसरे प्रश्न का आंसर यदि हम देखें तो आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसने बताए भाई? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताए हैं। ठीक है, काव्य के सादगी, असलियत तथा जोश नामक गुण किसने बताए हैं? किसने बताए हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताए हैं। अब आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4। कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न होना कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है विभावना। वहां कौन सा होता है? अरे भाई साहब, विभावना नहीं, सॉरी 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 सॉरी, प्रश्न दूसरा है। जूम करके करेंगे इसको, थोड़ा सा प्रश्न अलग है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रश्न यूं कह रहा है, कारण के उपस्थित होने पर भी, जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य न होना, तो अलंकार यहां विशेषोक्ति आएगा। विभावना नहीं आएगा भाई, विशेषोक्ति आएगा।
देखो, जहां बिना कारण के काम होता है वहां तो विभावना होता है, और जहां कारण होने पर भी कार्य नहीं होता वहां विशेषोक्ति होता है। ठीक है, जैसे अगले प्रश्न में दे रखा है कि पद बिनु चले सुने बिनु काना। मैं आपको पूरा सुना देता हूं, सुनिएगा। कि बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जहां बिना कारण के ही क्या हो जाता है, कार्य संपन्न हो जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। वहां कौन सा होता है, विभावना। और विभावना का उल्टा कौन सा होता है, विशेषोक्ति। क्योंकि विशेषोक्ति में कारण तो होता है पर वहां कार्य नहीं होता। जहां कारण हो और कार्य ना हो वहां होता है विशेषोक्ति, और जहां बिना कारण के ही काम हो जाए वहां कौन सा होता है, विभावना। तो आपको मैं यहां बता देता हूं, जहां, या मैं आपको पूरा समझा देता हूं, ढंग से सुनना। जहां कारण होने पर भी कार्य नहीं होता वहां कौन सा होता है, वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। जहां कारण होने पर भी कार्य नहीं होता वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा होता भाई, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, और जहां बिना कारण के कार्य हो जाता है, इसको भी समझ लेना, जहां बिना कारण कार्य पूरा हो जाता है वहां कौन सा होता है, वहां होता है भाई साहब विभावना। वहां कौन सा होता है, विभावना। ठीक है, अब यहां लिखा रहा है प्रश्न नंबर आखिरी देखेंगे। मनहरण कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। मनहरण कवित छंद के प्रत्येक चरण में, सुनिएगा, मनहरण कवित छंद के, बात हम कवित छंद की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, कवित छंद की। और आप जानते हैं मनहरण कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31। और आपको पता होना चाहिए 16-15 पर क्या होती है, यति। यति कितने पर होती है सर, अगर हम यति की बात करें तो 16-15 पर क्या होती है, यति। ठीक है, हाँ 31 वर्ण होते हैं सर। मनहरण कवित छंद में कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। तो ठीक है, आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि देखो, क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और कोई चीज यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना है। और साथ साथ एक बात और सुनिएगा, 2-3 दिन की प्रॉब्लम है। 2 दिन मानो मेरे पास मोबाइल नहीं है। कारण ये है कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो अभी उत्तर प्रदेश गए हैं पेपर देने। आप जानते हैं अभी पेपर चल रहे हैं, तो पेपर देने वो उत्तर प्रदेश गए हैं, तो उनका मोबाइल मैं यूज करता हूं और वो मोबाइल मेरे पास नहीं है। इस कारण मैं 2-3 दिन क्लास लाइव नहीं ले पाऊंगा। लेकिन चाहे भले मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं रोजाना 9 बजे आपकी क्लास रिकॉर्डेड जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं आपका बीच सफर में साथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं ना, बीच सफर में साथी हमें नहीं छोड़ना। तो मैं भी आप लोगों को बीच सफर में नहीं छोड़ूंगा, आपका पूरा साथ देने का प्रयास करूंगा। मैं तो केवल आप लोगों से इतनी आशा करता हूं कि जिस तरह मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूं, इस तरह तुम भी थोड़ी सी मेरे लिए कोशिश कर दिया करो। इससे ज्यादा मुझे और किसी से कुछ आशा नहीं है, केवल इतनी सी आप लोगों से आशा है कि आप मेरे लिए इतना सा कर दिया करो बस, कि क्लास को लाइक एंड शेयर कर दिया करो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया करो। तो धन्यवाद, आपका साथ ऐसे ही बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ अब हम कक्षा को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।